हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग जो पॉलिसी थी कंट्रोलिंग की, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को उसको समझ रहे थे और हम इसके पहले आपको फिजिकल पॉलिसी सेकेंड पार्ट में एक्सप्लेन कर भी चुके हैं। फिजिकल पॉलिसी का मतलब है जो गवर्नमेंट की जो बजटरी पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी मनी की सप्लाई होती है उसको कंट्रोल करके एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की जो समस्या होती है यानी प्रॉब्लम होती है उसको कंट्रोल करती है। आज हम बात करने वाले हैं, उसका सेकेंड पार्ट है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी दूसरा पार्ट है, ऐसा कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पे जो भी आपका मनी सप्लाई और क्रेडिट है वो कंट्रोल किया जा रहा होगा बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, एक देश की जो भी सेंट्रल बैंक होती है, जैसे हमारे इंडिया की कौन है, आरबीआई है। ठीक है, आरबीआई क्या करती है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी है तो मनी सप्लाई को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अब आपको समझना होगा कि मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे किया जाता है। हमने कहा देखिए, इसको कंट्रोल करने के सेंट्रल बैंक जो है दो तरीके अपनाती है। ठीक है ना, पहला है आपका एक क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव। ठीक है, अब आपको समझना है क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी, यानी यहाँ पे आपका किसी ना किसी रेट से संबंधित है। क्वांटिटी में आप समझोगे इसके कुल मिला के जो है तो 5 पार्ट्स है। जैसा कि आपको हो गया, पहला बैंक रेट मान लीजिए, दूसरा मान लीजिए रेपो रेट मान लीजिए, तीसरा हो जाएगा आपका रिवर्स रेपो रेट, हाँ चौथा है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और पांचवा है आपका वेरिइंग लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। आप इसको समझिए कि होते क्या है। मैंने कहा इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब जब आप इसके आगे बढ़ोगे तो आपको ये 5 पॉइंट्स कहीं ना कहीं समझने हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी से संबंधित है। यानी यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक होगी इन रेट्स को चेंज करके, जो यानी समझ लीजिए आपकी एक्सेस डिमांड का मतलब है जो है मनी सप्लाई एक्सेस में है, यानी मनी सप्लाई क्या है, ज़्यादा है, तभी तो ज़्यादा डिमांड हो रही है। आप इस तरह से समझना पड़ेगा। पहले एक होता है डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड का मतलब है कि मनी जो सप्लाई है वो लेस है, मनी सप्लाई जो है वो लेस है, यहाँ पे ओवर है। अब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में जो एक्सेस सप्लाई चल रही है मनी की, यानी इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो सेंट्रल बैंक कुछ ऐसा करना चाहेगी जिससे इकोनॉमी का पैसा क्या हो, उससे इकोनॉमी से निकल करके सेंट्रल बैंक के पास आने की संभावनाएं देखें। जैसा कि हम देखते हैं बैंक रेट क्या होता है, आपको बैंक रेट समझना होगा। बैंक रेट वह रेट होता है जिस रेट पे जो एक कॉमर्शियल बैंक होती है वह आरबीआई से क्या करती है, लोन लेती है, यानी बोरोइंग करती है। जैसा हम माने कि बैंक रेट पे कॉमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से लोन लेगी और जिस इंटरेस्ट रेट पे लेती है लोन, इसका मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कॉमर्शियल बैंक पे कर रही होगी, किसको, आरबीआई को। यानी यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कॉमर्शियल बैंक पे करेगी, कॉमर्शियल बैंक जो है वो इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है, किसको पे करेगी, आरबीआई को। अब सिंपल सी बात है कि बैंक रेट और रेपो रेट दोनों सेम चीज़ होती है। दो बार क्यों लिखा हमने, देखो बैंक रेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए होता है। लॉन्ग टर्म मतलब 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर के लिए होता है, तो उसको बोलते हैं बैंक रेट। और जब आपका वही चीज़, सेम चीज़, इसमें भी कॉमर्शियल बैंक ही इंटरेस्ट पे करती है आरबीआई को लेकिन यह होता है शॉर्ट टर्म के लिए, यानी अगर 1 साल से कम समय के लिए कोई कॉमर्शियल बैंक पैसा लेती है उस पर इंटरेस्ट देती है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए लेती है तो उसको बोलते हैं बैंक रेट। दोनों चीज़ों में देखने को क्या मिलेगा, आप जानते हैं एक्सेस डिमांड है, इसका मतलब यहाँ पे जो कॉमर्शियल बैंक चाहेगी, आरबीआई चाहेगी कॉमर्शियल बैंक से कुल मिला के कि जहाँ पे मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम किया जाए, यानी एक्सेस डिमांड है, लोगों पर पैसा ज़्यादा है, तो इसको क्या करेगी, जो आरबीआई होगी वो इस रेट को महंगे करेगी। अब महंगे करने से होने क्या वाला है, आपको इसके पीछे का लॉजिक समझना है।
सपोज मान लीजिए कि आरबीआई ने इसके रेट महंगे किए। अब इसका मतलब है कॉमर्शियल बैंक जो भी लोन ले रही थी कॉमर्शियल बैंक को महंगे मिलेंगे। अब वही कॉमर्शियल बैंक जो महंगे इंटरेस्ट पे पैसा लेकर के आई है उन लोगों को लोन भी महंगा ही देगी। अब जब पब्लिक को समझ में आया कि भाई लोन महंगे हो रहे हैं, अब हमारे पॉकेट से इंटरेस्ट ज़्यादा जाने वाला है, तो लोग क्या करेंगे, पैसा अब लोन कम लेंगे, क्योंकि लोन जब महंगे होंगे तो लोन पैसा कम लेंगे, लोग कम लेंगे लोन, जिससे क्या होगा कि मनी सप्लाई जो होगी वो ज़्यादा नहीं हो पाएगी। और दूसरा, कुछ लोग ऐसा होगा जो लोग ऑलरेडी कुछ लोन ले रखा है, वो लोग देखेंगे कि लोन में इंटरेस्ट रेट महंगा हो चुका है, अब हम लोग जो यहाँ पे इकोनॉमी में पैसा खर्च कर रहे हैं इसको खर्च ना करके हम लोग क्या करें, बैंक का लोन चुकाएं, जिससे हम लोगों का इंटरेस्ट बच जाएगा। तो समझिए इसके पीछे का लॉजिक। यहाँ से क्या होगा, जैसे इस रेट को बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, हमारी जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन थी उससे सही करने के लिए आपकी मनी सप्लाई में कमी आएगी, क्योंकि लोग लोन नहीं लेंगे। जब मनी सप्लाई में कमी आएगी तो लोगों के पास पैसा, डिस्पोजेबल इनकम जो होती है वो रिड्यूस हो जाएगी। जब डिस्पोजेबल इनकम आपकी रिड्यूस होगी तो कहीं ना कहीं आपकी एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगा, वो भी रिड्यूस होगा। और जब आपका एग्रीगेट डिमांड घटेगा तो वह आपका कहीं ना कहीं आपका इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, नहीं AD इक्वल AS हो जाएगा। ये तो बात रही दो चीज़ों की। तीसरा है रिवर्स रेपो रेट। तीसरा रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि जो भी कॉमर्शियल बैंक की डिपॉजिट्स होती हैं आरबीआई के पास, और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई उस डिपॉजिट पे जमा करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। यानी इस पे इंटरेस्ट आरबीआई पे कर रहा होगा, याद रखिएगा, इसमें जो इंटरेस्ट है वो आरबीआई पे कर रहा होगा। इसका मतलब है कॉमर्शियल बैंक ने अपनी जो भी डिपॉजिट्स थी उसको जो है तो आरबीआई पास रख दिया है। अब इंटरेस्ट क्या होगा, इसमें घटेगा या बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉमर्शियल बैंक है वो देखेगा कि उसको बेनिफिट किस तरफ है। अब यहाँ पे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो वो आपको आरबीआई कंट्रोल कर रहा है। अब आरबीआई ने देखा कि एक्सेस डिमांड है तो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मेरे पास ही रहे। इसका मतलब है कि यहाँ पे आरबीआई इस इंटरेस्ट रेट को भी इंक्रीज करेगा, जिससे क्या होगा कि कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा लोगों को ना दे करके कॉमर्शियल बैंक के आरबीआई के पास ही उसको रखा रहने दे, वहीं पे डिपॉजिट करके रखे। जब ये आरबीआई रेट इसको महंगा कर देगी तो कॉमर्शियल बैंक लोगों को लोन नहीं देगी, यानी पब्लिक में लोन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, वह अपना पूरा डिपॉजिट अमाउंट कहीं ना कहीं आरबीआई के पास रखेगी, जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई ज़्यादा नहीं होगी, और इसका वाइस वर्सा। ठीक है ना, तो आप लोग इसको भी समझिएगा। अभी हम लोग एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है, पहले तो ये समझना चाहिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है जब आरबीआई खुले बाजार यानी ओपन मार्केट में क्या करती है, देखती है कि भाई इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा है, तो इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा देख करके वो समझती है कि इस पैसे को रिड्यूस करना है, यानी मनी सप्लाई को कम करना है। तो क्या करती है कि जैसे ABC 3 लोग थे, तीनों के पास देखती है कि इनके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है ना, 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। तो देखती है कि ये लोग अगर यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ की डिमांड करेंगे तो डिमांड बहुत आगे निकल जाएगी। इसका मतलब है आरबीआई चाहती है कि इनको कुछ ऐसा उलझा दिया जाए जिससे क्या होगा, इनका पैसा मेरे पास आ जाए, ये लोग डिमांड ना बढ़ा सके। इकोनॉमी में डिमांड क्योंकि लोग ही बढ़ाते हैं, तो आरबीआई ने क्या किया कि इनको एक लोभ दिया, यानी जिसको हम लालच बोलते हैं। इन्होंने कहा कि आरबीआई ने लिखा कि ये मेरा क्या है, सिक्योरिटीज़ है, आप इसको आप क्या करो, परचेज करो, मैं आपको इसमें इंटरेस्ट पे करूँगा। अब ये लोगों को लगा कि भाई सही बात है कि टीवी फ्रिज कूलर है बाद में ले लेंगे, लेकिन पहले अगर इसमें फ़ायदा हो रहा है तो पहले यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि आरबीआई नई सिक्योरिटीज़ को इन लोगों को इशू करने लगेगा, जिससे क्या होगा, ये लोग अपना सारा का सारा पैसा आरबीआई को पे करने लगे, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट कस्टमर से यानी इंडिविजुअल से पैसा किसके पास पहुँच गया, आरबीआई पास पहुँच गया है। और यहाँ पे जो भी मनी सप्लाई ज़्यादा सप्लाई हो रही थी, यानी इन लोगों का जो पैसा था जो एक्सेस डिमांड को बढ़ाने वाले थे, इसको आरबीआई ने यहाँ पे सिक्योरिटीज़ को बेच करके लोगों को पैसा अपनी तरफ कर लिया है। इसी को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। सिंपल सी बात है, एक्सेस डिमांड होगी तो आरबीआई यहाँ पे नए सिक्योरिटीज़ को इशू करने लगेगी, यानी लोगों को बेचने लगेगी, जिससे क्या होगा, लोगों को पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा, और इस प्रकार से लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है यानी डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस हो जाएगी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन जो है करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे
लोग ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे। जब डिमांड नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका AD = AS मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। बात होती है कि अब ये बेरिंग लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसको भी समझना है। बेरिंग लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट का मतलब है, इसको हम लोग LRR की फॉर्म में बोलते हैं, LRR, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है आपको समझना है कि लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट का मतलब है, एक एग्जाम्पल से समझिए। सपोज एक बैंक होती है, कॉमर्शियल बैंक, उसका मेन एक ही काम होता है, एक काम या दो काम बोल सकते हो। किस प्रकार से दो काम, कि एक हाथ से पैसा लेना, लोगों को पैसा लेना, और एक हाथ से लोन देना। हमने जैसे मान लिया कि एक बैंक थी, उसके पास 100 रुपीज़ की डिपॉजिट आई, ठीक है। अब वो बैंक का सिर्फ टारगेट ये नहीं कि उसको 100 रुपीज़ को ले करके रख ले, क्योंकि उसको उससे पैसा भी अर्न करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है। इनिशियल डिपॉजिट जो है आपकी कितनी है, 100 रुपीज़ की, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो बैंक होती है कॉमर्शियल बैंक, वो इसका मैक्सिमम पार्ट जो है तो लोन देना चाहती है। हमने देखा कि जो इसका मैक्सिमम पार्ट मान लीजिए वो आपका 80% है, उसने क्या कर दिया, लोन दे दिया। और जो 20% हिस्सा उसने रखा है उसको हम बोलते हैं वेरिंग लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है। यानी ये 20% जो हिस्सा होगा वो बोलते हैं वेरिंग लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये देखते हैं 80% का जो भी लोन दे रही है कॉमर्शियल बैंक, वो पब्लिक को डायरेक्ट जाना है, याद रखिएगा। अभी इसका बताएंगे इस 20 क्या करती होगी, अभी इसमें चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा कि जब इनिशियली अब देखा जाए डिपॉजिट का जो हिस्सा होता है, जो लोन देती है, उसको देखा जाता है किसके माध्यम से, आपकी सिचुएशन कौन सी इकोनॉमी में, एक्सेस डिमांड की है कि डेफिसिएंट डिमांड की। सपोज अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है तो हमेशा जो RBI चाहती है कि यहाँ पे जो आपकी इकोनॉमी में है उसमें कम से कम पैसा फ्लो हो। बात समझ में आ रही है। अब आपको ध्यान देना है कि अगर कम पैसा फ्लो होना है, इसका मतलब है जो रिजर्व अपने पास रखने हैं वो ज़्यादा रखने चाहिए, क्योंकि अगर 100 रुपीज़ का अमाउंट है, 80 जा रहा है, वो भी अगर ज़्यादा होता है, एक्सेस मनी सप्लाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमें इस लोन के अमाउंट को कम करने के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं 100 के 2 हिस्से हैं, या तो इस तरफ बढ़ाओगे तो इस तरफ घटेगा, इस तरफ घटाओगे तो इस तरफ बढ़ेगा। यानी हम लोग लोन ज़्यादा देंगे तो कुछ रिजर्व घटाने पड़ेंगे हमें, तभी लोन ज़्यादा दे सकते हैं, और लोन कम देंगे तो हमें अपने पास रिजर्व भी बढ़ाने पड़ जाएंगे, क्योंकि ये पैसा जाएगा कहाँ। बात करते हैं कि अगर मनी सप्लाई एक्सेस होती है, यानी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है, तो यहाँ पे जो लोन होता है उसके अमाउंट को कम कर दिया जाता है। इसको कम करने के लिए आपको जो वेरिंग लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास रिजर्व बढ़ जाएंगे। अगर आपके पास डेफिसिएंट डिमांड है तो आप सिंपल सी बात है कम से कम पैसा रिजर्व रखोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोन में पैसा लोगों के पास दोगे, जिससे मनी सप्लाई होगी और इकोनॉमी में पैसा रन करेगा। लेकिन बात करते हैं इस 20 का होता क्या है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है CRR और एक होता है इसका SLR। CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, और इसका होता है सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, बात समझते हैं होता क्या है। अब सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब है यहाँ पे RBI एक कॉन्ट्रैक्ट रखती है कॉमर्शियल बैंक के साथ। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो कहते हैं जितना तुमने बेरिंग यानी LRR जितना भी क्रिएट किया है उसके 2 हिस्से करो। अब एक हिस्से में तो क्या होता है, वो बोलती है कि मुझे एक हिस्सा इसका रिजर्व में चाहिए, आज तुम हो कल पता नहीं तुम कहाँ भग जाओ, मुझे उसका एक हिस्सा रिजर्व चाहिए ताकि तुम मेरे अंडर में मैं जो कुछ कहूँ तुम उसको करो। यानी RBI इसको कंट्रोल करने के लिए एक हिस्सा क्या करती है, अपने पास रख लेती है, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। दूसरा हिस्सा होता है SLR। SLR क्या होता है कि एक ऐसा लिक्विडिटी फॉर्म में पैसा होता है, ये भी एक रिजर्व होता है, जिसपे कोई भी कॉमर्शियल बैंक पर डे यानी डेली की ट्रांजेक्शन करती है। यानी ये लिक्विड फॉर्म में होता है, आज कम जाएगा, कहीं बढ़ जाएगा, कहीं घट जाएगा, कहीं बढ़ जाएगा। यानी देखे जाएंगे 20 का 10 मान लीजिए इसमें RBI पास रख दिया और 10 में क्या कर रही है कि अपना ट्रांजेक्शन कर रही होती है। अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि यहाँ पे आपकी डिपॉजिट थी 100 रुपीज़ और RBI लेन देन कर रही मात्र 10 रुपीज़ में। सपोज ये व्यक्ति 100 रुपीज़ निकालने आ जाएगा तो ये 10, इसके पास तो 10 ही है देने के लिए, फिर ये कैसे काम चलेगा। मैंने कहा कि यहाँ पे देखिए, पहली बात तो
आपके पास एक कस्टमर नहीं होगा, बहुत सारे कस्टमर्स होंगे। और इस बात को आप लोग समझिए कि बैंक अपने पिछले यानी प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस से अपने आप को समझाती है, यानी अपने समझदार होती है कि आज तक का यानी प्रीवियस ईयर के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होता है कि सारे कस्टमर एक ही दिन सारा का सारा अमाउंट निकालने बैंक के पास जाए। हाँ, अगर कस्टमर जाते हैं, कुछ कस्टमर निकालने आते हैं, तो बैंक ये भी जानती है कि कस्टमर निकालने के साथ साथ कुछ कस्टमर डिपॉजिट करने भी पैसा आते हैं। इसका मतलब वो लिक्विडिटी फॉर्म जो है वो मेंटेन रहती है। कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सारे के सारे कस्टमर एक ही दिन पूरा का पूरा अमाउंट विड्रॉ करने के लिए बैंक के पास पहुंच जाएं। तो याद रखिएगा, वेरिंग लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो क्या होने वाला है कि अगर एक्सेस डिमांड होगी तो यहाँ पे रेट को बढ़ाए जाएंगे और जिससे कम लोन जो है तो कमर्शियल बैंक दे सके। अगर बात करते हैं डेफिशिएंट डिमांड की, अब सारे पॉइंट्स में हम लोग डेफिशिएंट डिमांड की बात करेंगे। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब है कि मनी सप्लाई का कम होना। लोगों की मांग क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो आरबीआई का टारगेट होगा वो मनी सप्लाई को इंक्रीज करने का होगा, यानी लोगों के पास पैसा किस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। हमने देखिए यहाँ पे जो अगर आपकी बात करें डेफिशिएंट डिमांड की, तो डेफिशिएंट डिमांड में इसकी जो हमने पढ़ा इसका सारा सारा अपोजिट होने वाला है। हम बात करें बैंक रेट और रेपो रेट की, दोनों रेट घटने वाले हैं। अब इससे क्या होगा, हमने देखिए जब बात करते हैं कि कॉमर्शियल बैंक लोन लेने पहुंचेंगे किसके पास? आरबीआई के पास। तो यहाँ पे आरबीआई क्या करेगी, अगर जानती है कि लोगों के पास पैसा यानी मनी सप्लाई इकोनॉमी पहुँचानी है तो आरबीआई रेट को सस्ता कर देगी। जिससे क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक को रेट सस्ता मिलेगा, इंटरेस्ट रेट सस्ता पे करना पड़ेगा, जिससे सस्ते रेट होने के कारण कॉमर्शियल बैंक सस्ता लोन लोगों को भी दे पाएगी। ठीक है ना, लोगों को भी अवेलेबल हो पाएगा सस्ता, यानी चीपेस्ट लोन जिसको बोल सकते हो, चीपेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो यहाँ पे बैंक रेट रेपो रेट का सेम वही कॉन्सेप्ट है। रिवर्स रेपो रेट भी क्या होगा, डाउन हो जाएगा। ये क्यों डाउन होगा समझिए इसको ज़्यादा। रिवर्स रेपो रेट का मतलब था कि जो भी डिपॉजिट्स हुआ करती थी किसकी, कॉमर्शियल बैंक की, आरबीआई के पास। तो अब आरबीआई चाहता है कि कॉमर्शियल बैंक ये डिपॉजिट मेरे पास ना रख करके पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करे। अब पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेगा, ये ऐसे तो मानेंगे नहीं कॉमर्शियल बैंक, तो आरबीआई क्या करेगा, उसका रेट बहुत डाउन कर देगा। जिससे कॉमर्शियल बैंक को दिमाग आएगा, वो दिमाग ये आने वाला है कि बताइए ज़रा कि आरबीआई के पास पैसा जो रखा हुआ है उसमें तो हमें बहुत कम इंटरेस्ट मिल रहा है, इससे अच्छा है उसको निकाल करके हम पब्लिक को दे दें तो वही कम से कम थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दे देगी। तो यहाँ पे आपको समझना है कि रिवर्स रेपो रेट भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की। ओपन मार्केट ऑपरेशन में जब डेफिशिएंट डिमांड होगी तो सिंपल सी बात है, डेफिशिएंट डिमांड में मनी सप्लाई को बढ़ाना है। तो मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे लोगों के पास पैसा पहुँचे। अब लोगों पर पैसा पहुँचाने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो हमने पहले उनको सिक्योरिटीज़ पहले बेची थी, सेल करी थी, उन्हीं सिक्योरिटीज़ को क्या करेंगे, अब हम लोग वापस बाई बैक करेंगे। बाई बैक करेंगे यानी सिक्योरिटीज़ जैसे हम वापस लेंगे तो आरबीआई को क्या करना होगा, उसके बदले में लोगों के पास पैसा देना होगा। क्योंकि हमने सिक्योरिटीज़ पहले जब सेल करी थी तो लोगों से पैसा लिया था। अब क्या है, लोगों के पास पैसा नहीं है तो उन सिक्योरिटीज़ को अब हम परचेज कर लेंगे। अब सेल नहीं करेंगे, अब परचेज कर लेंगे। अब परचेज करेंगे उसके बदले में उनको पैसा दे देंगे। जब उनके पास पैसा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं डिमांड करेंगे और डिमांड करने से आपकी जो डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है वो भी सही हो जाएगी। और बात करते हैं बेरिंग लीगल रिक्वायरमेंट की, तो बेरिंग एलआरआर का वही फॉर्म है। इसको भी आप क्या करोगे, अब कम से कम अपने पास रेब रखना चाहोगे और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को लोन देना चाहोगे। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो रेब ये 20 का अमाउंट हो 10 हो जाएगा और आप लोग 90 रुपीज़ का यानी लोन लोगों को देने लगोगे। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा होगा। यानी इस रेट को बढ़ाने का मतलब है कि ये ऑटोमेटिक दोनों जो सीआरआर और एसएलआर हैं ये ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर ये एलआरआर बढ़ता है तो ये दोनों बढ़ेंगे और ये घटता है तो ये भी घट जाएंगे। आप इस चीज़ को समझदार हैं। अब बात करते हैं, ये जो था इसका क्वान्टिटेटिव, यानी सारे रेट्स जो हैं एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड में किस प्रकार से चेंज होते हैं। दूसरा है आपका क्वान्टिटेटिव। क्वान्टिटेटिव होगा क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में आपको क्या पढ़ना है कि 3 पार्ट पढ़ने हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव में क्या है, 3 पार्ट पढ़ने हैं। पहला है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। सेकेंड है आपका सेकेंड है मोरल सेशन, मोरल सेशन।
और इसमें है सेलेक्टिव, तीसरा है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। हमने कहा देखो अभी आरबीआई ने जितनी चीज़ें उसके पास थी जो मॉनेटरी यानी रेट के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी में चेंज कर सकता था, उसको आरबीआई ने फुल कोशिश करी और वहाँ तक कुछ ना कुछ सफलताएं मिली होंगी। इसके अलावा उसके पास कुछ क्वालिटी भी होती हैं जिसके तहत वो कुछ ज़्यादा नहीं करेगा। कुछ तीन हैं जैसे समझते हैं। पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब आपको समझना है कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अब इसको हम बात ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि बैंक जब भी लोन देती है तो कहीं ना कहीं कुछ सिक्योरिटीज़ रखती है। सिक्योरिटीज़ का मतलब है कुछ गिरवी रखती है। जैसे मान लीजिए किसी बैंक ने 6 लाख रुपीज़ का लोन लगभग 10 लाख की प्रॉपर्टी पे दिया, यानी उसको 6 लाख का लोन देने के लिए 10 लाख की प्रॉपर्टी चाहिए ही चाहिए। अब लेकिन बात करते हैं कि इसका डिफरेंस देखोगे तो लगभग 4 लाख का डिफरेंस है। 4 लाख की वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी चाहती। लेकिन अब बात करें अगर कि एक्सेस डिमांड है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी में पैसा ऑलरेडी ज़्यादा है, तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक क्या करेगी, जो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी उसको इंक्रीज कर देगी। यानी अब वो कहेगी कि अब जो 10 लाख में पहले 6 लाख रुपये दे रहे थे, अब उसी 10 लाख में मात्र आप 4 लाख का ही लोन दे सकते हो। अभी 4 लाख का मतलब क्या है, यहाँ पे देखोगे इसका डिफरेंस जो है वो 6 लाख का हो चुका है, यानी अब उसको 6 लाख की प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा चाहिए। इससे होगा क्या, हमने देखो पहले 10 लाख की प्रॉपर्टी में आपको 6 लाख का लोन मिल रहा था, 6 लाख का लोन मिल रहा था। अब उसी 10 में आपको 4 का मिल रहा है। अब जब सोचिए कि आपको पैसा कम मिल रहा होगा तो आप आप लोन लेने के लिए एग्री हो जाओगे क्या? आप उतनी जल्दी एग्री नहीं होगे। अगर आपको मालूम है कि भाई मुझे पहले 6 लाख के बदले में अब 4 ही लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो आप शायद लोन नहीं लेंगे। ठीक है ना। अब इसका बेनिफिट क्या होने वाला है इकोनॉमी को, हमने कहा देखो जब लोन लेते तो हम लोग डिमांड भी ज़्यादा करते। अब आपने लोन नहीं लिया तो आप डिमांड भी नहीं करोगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्सेस डिमांड को सही करने के लिए हम लोगों को मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या करनी पड़ती, बढ़ानी पड़ती। बढ़ाने का मतलब देखा, इसका डिफरेंस बढ़ाना है, इसका डिफरेंस बढ़ाना है। पहले 4 था, अब 6 कर दिया। अब बात करते हैं अगर डेफिशिएंट डिमांड होती तो हम लोग इसका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ा सा और डिक्रीज कर देते, यानी अब उसी 10 लाख रुपीज़ में, 10 लाख की प्रॉपर्टी में लगभग हम लोग 8 लाख का लोन दे देते। इसका मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या हुआ, 2 लाख का बचा हुआ है, यानी 4 था अब वो घट करके 2 हो गया, यानी अब उसी 10 लाख में आप 8 लाख रुपए का लोन दे रहे हो। अब कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा लोन लेंगे और जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी इकोनॉमी में, लोग डिमांड करेंगे क्योंकि पैसा उनके पास पहुंच चुका है। जब वो लोग डिमांड करें तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी होगी उसमें डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन जो है वो सही हो जाएगी, क्योंकि डिमांड उस समय कम हो रही थी, पैसा पहुंचेगा, डिमांड बढ़ेगी। ये था आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। समझ में आया होगा, अगर आपको आया है तो कृपया वीडियो को थोड़ा सा लाइक जरूर करना। बात करते हैं आपका मोरल सुएशन। मोरल सुएशन में क्या है, मोरल सुएशन में आपको बताया जाता है कि कुछ मोरल वैल्यूज होती हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी उसके पास मोरल नैतिक चीज़ें होंगी समझाएगी, भाई आरबीआई समझाएगी किसको, कॉमर्शियल बैंक को, देखो एक्सेस डिमांड है, आपको लोन नहीं देना है या कम देना है या किसी प्रकार से मैनेज करिए, क्योंकि ये मार्केट की सिचुएशन इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती। अब मोरल सुएशन में कुल मिला के यह किसी प्रकार के सेमिनार कर सकती है, कोई लेटर भेज सकती है, कुछ भी कर सकती है, जिससे क्या होगा, इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, इसको टारगेट किया जाएगा कॉमर्शियल बैंक्स को। जितनी भी कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं इन सब की मीटिंग कंडक्ट कराई जाएगी, इनसे एक मोरल तरीके की बात करी जाएगी कि भाई देखो ऐसा है कि अगर एक्सेस डिमांड है तो आप लोन नहीं दे सकते, आपको लोन नहीं देना है, ठीक है, कम लोन देना है या किसी तरह से मैनेज करिए, क्योंकि ये इकोनॉमी के लिए सिचुएशन अच्छी नहीं होती। इसके अपोजिट बात करते हैं, अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन यानी इकोनॉमी में पैसा बहुत कम है, तो इस सिचुएशन में जो कॉमर्शियल आरबीआई होगा वो कॉमर्शियल बैंक को सजेस्ट करेगा कि भाई देखो समस्या थोड़ा सा गंभीर है, लोगों पर पैसा नहीं है, आप किसी को परेशान मत करिएगा और आसानी से लोन दीजिए, ज़्यादा किसी को घुमाना फिराना नहीं है, बोले वहाँ जाओ, ये सब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो मोरल सुएशन में भी आपको समझ में आ रहा होगा क्या होता है। बात करते हैं कि दोनों सिचुएशन में आप मोरल सुएशन, इसमें कुल मिला के प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, वो तरीका हो सकता है मीटिंग कंडक्ट करा जाए, कोई लेटर के माध्यम से किया जाए, ये सारे तरीके हो सकते हैं। इसमें नेक्स्ट है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल।
सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है कुछ लोगों को सिलेक्ट करने की बात करी जा रही है। अब यहाँ पे आरबीआई बताएगा किसको लोन देना है और किसको लोन नहीं देना है। यानी यहाँ पे जो भी आपका डिफरेंट सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इस सेक्टर में चाहे वो इन्फ्लेशन हो यानी आपकी एक्सेस डिमांड हो, चाहे वो डेफिसिएंट डिमांड हो, दोनों सिचुएशन में आपको ध्यान देना होगा कि किन लोगों को जो है आपको इंटरेस्ट पे लोन देना है, यानी किन लोगों को लोन देना है। हम जानते हैं कि नॉर्मली जो सेक्टर कमज़ोर होगा, वीक होगा, अगर एक्सेस डिमांड होती है तो हम उस पर्टिकुलर वीक सेक्टर को ही लोन देंगे, इसके अलावा हम किसी को लोन नहीं देंगे। और बात करते हैं अगर डेफिसिएंट डिमांड की सिचुएशन होती है तब भी हमें देखना तो है ही कौन सा वीक है, और साथ ही साथ जो वीक ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, बाकी को भी सपोर्ट करना है, यानी बाकी को भी लोन प्रोवाइड कराना है। यानी सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब तुम्हें सेलेक्ट करना है कि किसको लोन देने लायक है, कौन लोन देने लायक नहीं है। ये आपकी क्या थी, क्वालिटी थी, जिनकी इन क्वालिटी की बेस पे भी कॉमर्शियल बैंक सेलेक्ट कर लेती है कि हमें इकोनॉमी में क्या करना है फ्यूचर में। तो फ्रेंड्स ये था आज का क्या सेशन, जिसमें था आपका मॉनेटरी सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं और पढ़ते रहिए। और आपका आज टर्म 2 का जो है सारा सिलेबस कवर हो चुका है। सो लगाइए मन और अपना झंडा गाड़ दीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ नए वीडियोज़ के साथ। थैंक यू, जब तक के लिए बाय बाय।